नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। प्रिय भैया बहनों, आपने कक्षा 7 में पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपको यह जानकारी प्राप्त थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपने यह भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं। इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। हम इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे। तड़ित, विद्युत के तार ढीले हो जाने पर आपने विद्युत खंभों पर चिंगारी देखी होगी। यह परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण यह हुआ है। अब वास्तव में हम यह जानते हैं कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती हैं। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। चिंगारियों के विषय में यूनानी जानते थे। 600 ईसा पूर्व से भी अधिक पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि एक एम्बर, एक प्रकार की रॉल को फ्रूर से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेती है। आपने यह देखा होगा कि जब आप ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है, परंतु इस तथ्य के साकार होने में 2000 वर्ष लगे। अब हम विद्युत आवेशों के कुछ कणों का अध्ययन करेंगे। हम यह देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला हो। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को उस सूखे बालों से रगड़ते हैं तो पैमाना कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर सकता है। रगड़ द्वारा आवेशन। क्रियाकलाप 15.1 बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए। इसे तेज़ी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़कर इसे कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथवा किसी धातु की वस्तु से न छुए। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराइए। अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब यह भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आइए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें, जैसे कि रिफिल, गुब्बारा,
रबड़, स्टील का चम्मच आदि। आवेशों के इस प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 से चुनते हैं, जैसे कि 2 गुब्बारे फुलाइए, उन्हें इस प्रकार लटकाइए कि एक दूसरे को स्पर्श न करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। आप क्या देखते हैं? आइए हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए। कांच के गिलास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे गिलास में रखिए। दूसरी रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए, रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न छुएं। क्या गिलास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि विभिन्न पदार्थों से बनी 2 आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे से निकट लाए तो क्या होगा? आइए पता लगाएं। एक रिफिल को पहले की भांति रगड़कर धीरे से गिलास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए। इन प्रेक्षणों का सारांश क्या है? एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया, यानी अपनी ओर अपने से दूर हटाया। इस एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। क्या यह इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न किस प्रकार का है? क्या फिर हम कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि सजातीय यानी कि एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? मान्यता के अनुसार रेशम के रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं। अन्य प्रकार के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेश कण कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट जाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ऋण आवेश होना चाहिए सही है। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। अब आप कक्षा 6 से ही विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे कि बल्ब चमकता है अथवा गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। काले या सर पे बड़ा Oh, hai to. Vậy đi. Itu hanai bi. Kaya itu hanai bi. Ojo wa. Itu hanai bi. Itari. Entah kau dah. Boleh lo? Bapak yang kerja aja.
है।